कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन स्टोर्ड ग्रेन। जो अनाज अपन स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर हमें पेस्ट से उनको किस तरीके से बचाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा फम्बिगेशन करना। ठीक है, फम्बिगेशन विद केमिकल्स। फम्बिगेशन विद केमिकल्स का मतलब होता है कि अगर हम उसको फम्बिगेट करेंगे, उसके अंदर फम्बिगेशन करेंगे मतलब केमिकल देंगे अपने अनाज के अंदर, तो जो डिजीज जो अफेक्टिंग जो मोथ्स हैं या फिर पेस्ट हैं वो सारे किल हो जाएंगे। मतलब ये केमिकल्स जो हैं वो किल कर देंगे उनको, किल द पेस्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है बेटा ड्राई नीम लीव्स यूज्ड। ड्राइड नीम लीव्स कैप। सूखी नीम की पत्तियां जो है उनको रख दो, इसकी वजह से भी हमारे पेस्ट क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तीसरा स्टेप होता है बेटा ऐड वेजिटेबल ऑयल। स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी में जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो, या फिर हम मिनरल ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे सरसों का तेल होता है ना बेटा, इसी तरीके से मिनरल ऑयल भी हम ले सकते हैं। जितनी भी आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम समझते हो, लेग्यूम होती है दाल वाली फसलें, दाल वाली जो फसलें होती है ना उनको कहा जाता है। उन उन मतलब ग्रेन्स के अंदर आप वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल डाल सकते हो। इसकी वजह से जो लार्वा है उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अगर हम ये डाल देंगे तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट लार्वल डेवलपमेंट। इसकी वजह से जो लार्वा है वो एग से निकल तो गए लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, वो प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो आगे प्यूपा में नहीं बनेंगे तो वो अडल्ट नहीं बनेंगे, तो इसकी वजह से हमारे जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इनके अंदर नहीं बन पाएंगे या फंगी वगैरह नहीं बनेगी। फोर्थ स्टेप होता है बेटा हमारा इनको स्टोर करने से पहले पाउडर नीम मतलब नीम या फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, या फिर हम किसका यूज करते हैं, ड्राई नीम लीव पाउडर, नीम लीव्स पाउडर। इनका जो पाउडर है ये दोनों मिक्स कर देंगे, इनसे भी एग्स जो हैं नॉट हैच्ड इनटू लार्वा, ये भी लार्वा में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये हमारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, किसके अंदर, हमारे ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी। मेथड्स ऑफ रीस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी। मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपजाऊपन को दोबारा से कैसे रिस्टोर किया जाए। क्योंकि बेटा देखो मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन है वो अगर हम बार बार खेती करते रहेंगे तो क्या होता चला जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो उसमें पहला स्टेप होता है बेटा हमारा फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब होता है खेत जो है उसको खुला छोड़ देना। मतलब जब आपने एक फसल उगाई, उसको हार्वेस्ट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट फसल उगाने से पहले उसको कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दो। तो जब खाली छोड़ दोगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट उगेंगे या माइक्रोब्स रहेंगे वो क्या करेंगे, जो पहले का जो मटेरियल था, जैसे जो फसल तुमने काटी थी उसकी उसको डिकम्पोज कर देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट में। तो इससे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट आ गए। सेकंड स्टेप होता है हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर।
उर्वरक और खाद डाल के, उर्वरक और खाद डाल के भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर दोबारा से फर्टिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। मैन्योर तो क्या होती है, जो डिकम्पोजिशन से बनती है, प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनती है। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो केमिकल से बनते हैं। तो इन दोनों का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है बेटा हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अपन अलग अलग टाइप की फसलें अलग अलग सीजन पे उगाते हैं और एक ही लैंड पे, तो रोटेशनल बेस पे उगाओ उनको। जैसे आपने अभी वीट उगाया और वीट के साथ वीट उगाया, तो नेक्स्ट ईयर जो है वीट की जगह पे आप क्या डालो, इसमें मस्टर्ड्स डाल सकते हो। ठीक है ना, तो रोटेट हो गई फसल आपकी। वीट डाला तो वीट पे नेक्स्ट ईयर आपने क्या डाला, मस्टर्ड। या फिर वीट और मस्टर्ड अगर आप अब की बार एक खेती में उगा रहे हो, मतलब एक खेत में वीट और एक में मस्टर्ड है, तो नेक्स्ट इसकी जगह पे आप कॉटन और क्या उगा सकते हो, मेज, बाजरा और कपास। तो ये रोटेशन हो जाता है। और जैसे आपने अल्टरनेट क्रॉप्स उगाना, या फिर हम लेग्यूम क्रॉप उगा सकते हैं, लेग्यूम जैसे पी, ग्राम, ग्राउंडनट, ये क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स जो होती है ना लेग्यूम क्रॉप्स बेटा, अल्टरनेट सीजन में अगर हम लेग्यूम क्रॉप उगाएंगे तो ये हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स कर देती है, N2 फिक्स कर देती है। किसके द्वारा, एक बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है बेटा राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट्स को इजीली, नाइट्रेट्स होते हैं सोल्यूबल फॉर्म, सोल्यूबल फॉर्म किसकी, नाइट्रोजन की, जो इजीली कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। इजीली इसको एब्सॉर्ब कर लेगा, तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो गई। इसकी वजह से भी हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एक और स्टेप होता है जिसके द्वारा हम मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो फोर्थ स्टेप है अपना मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा फसलें एक ही फील्ड पर सेम टाइम में उगाना। टू और मोर क्रॉप ग्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड एट सेम टाइम। एक ही समय में दो या दो से ज्यादा फसलें उगाना एक ही खेत में, उसी उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ये स्टेप हो गया। तो ये हमारे वो मेथड्स है जिनके द्वारा हम मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा क्रॉप इंप्रूवमेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कब आया इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्रॉप इंप्रूवमेंट क्या होती है, आपसे कोई पूछ लिया जाए तो बेटा सबसे पहले देखो, आज के दिन हमारी जनसंख्या क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो उसके आधार पे हमें क्या करना पड़ रहा है, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है तो हमें भाई फूड ग्रेन्स है उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मतलब तो इसके अकॉर्डिंग हमें टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब ज्यादा संख्या में लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इट इज असेंशियल टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में हमें फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए वी डिस्कस सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड वी इनहेंस बाय फूड प्रोडक्शन बाय सम स्टेप्स, बाय अडॉप्शन बाय स्टेप्स। तो सम स्टेप्स हैं जो हम यूज करेंगे इसके लिए। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा अपना इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्ड, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी। इसका मतलब होता है जिन वैरायटीज से, जिन किस्मों से बढ़िया पैदावार आती है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, उनका यूज किया जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बेटा डेवलपिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्ट एंड पेस्ट रेजिस्ट वैरायटी।
बढ़िया क्वालिटी की यील्डिंग के लिए हमें डिजीज रेजिस्ट मतलब जिन सीड्स के अंदर डिजीज ना हो और जिनके और पेस्ट रेजिस्ट मतलब जिन वैरायटी में पेस्ट जो होते हैं हमारे जैसे चूहे वगैरह जो है ना उनका भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो ऐसी वैरायटी के सीड्स यूज किए जाएं। ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा डेवलपिंग varieties that mature in short time। ऐसी वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कम समय में जल्दी मैच्योर हो जाए, समय भी कम लें और पक भी जल्दी जाए। नेक्स्ट होता है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। हमारी जो फसल का पौधा है उसकी क्वालिटी को भी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे मेथड्स पढ़ेंगे जिनके द्वारा क्रॉप जो है इंप्रूवमेंट किया जाए। मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ओके बेटा। इंप्रूवमेंट फर्स्ट स्टेप होता है बेटा सिलेक्शन। सबसे पहले तो हमें बीजों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बढ़िया क्वालिटी के बीज सेलेक्ट करेंगे तभी तो हमारे पास बढ़िया मतलब यील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें नई वैरायटीज प्लांट की अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जिससे मतलब संसार के अलग अलग हिस्सों में अब जैसे हमारे यहाँ गेहूं उगाया जाता है, मान लो वो गेहूं थोड़ा हल्की क्वालिटी का है तो हम क्या करें एक्सोटिक क्वालिटी का गेहूं जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी यील्ड जो है वो बढ़िया आएगी। एक होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम क्रॉस ब्रीडिंग भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो वैरायटी अलग अलग वैरायटी की जो प्लांट्स हैं उनको क्या करवाया जाए, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए और उनसे एक नई वैरायटी आए उसको यूज किया जाए। ये जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो ब्रिड जो है उसी का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा ना, हम जब भी जब भी हम क्या लेके आते हैं मार्केट से, खेत खेत में डालने के लिए कोई सीड लाते हैं तो हमेशा हाइब्रिड लेके आते हैं। हम घर में जैसे फसल निकली उसी के अंदर से ही एक मतलब भाई कुछ अमाउंट जो है उन सीड्स की क्यों नहीं रख लेते, वो क्यों नहीं उगा देते, हम हाइब्रिड क्यों लेके आते हैं ताकि हमारी पैदावार क्या हो, अच्छी आए। एक होता है बेटा इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरा चक्रण ये कब हुआ था, ये बेटा 1960 के अंदर 1960 से 1980 के अंदर जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन था, एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। और इन्होंने इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट भी किए थे। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो यील्ड है वो बढ़ी। इसमें बताया गया कि जो हाई यील्डिंग जो ड्रॉप वैरायटीज हैं जैसे व्हीट के और छोटे पौधे और जिनकी यील्डिंग ज्यादा है वो इंट्रोड्यूस की थी मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको, ये दो देश हैं। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के अंदर। या नई वैरायटी वीट्स की डाली गई थी क्रॉस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा। मैक्सीशियंस जो वीट्स थे वो हाई वैरायटी के क्या देते थे, यील्ड देते थे और वो पेस्ट से और डिजीज से क्या थे, फ्री थे। लेकिन छोटे थे, छोटे मतलब ड्रॉप का मतलब क्या थे, छोटे थे, बोने थे वो। ठीक है। उनमें इरिगेशन और पेस्टिसाइड्स भी बहुत कम यूज होते थे। जो ओस्ट मैक्सिको नाम के जो वीट्स थे ना, वीट की वैरायटी जो थी उनके अंदर हमें इरिगेशन भी कम करना पड़ता था और उनके अंदर पेस्टिसाइड्स भी हमें क्या करने पड़ते थे, कम डालने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या प्रोवाइड की हमें, HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज हमें दी। किस किस की दी, राइस की, वीट की, बाजरे की, शुगर केन की। और इसके बाद और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो भी सुटेबल तरीके से यूज की गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके क्या गेन्स थे,
गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरा जो चक्रण किया गया उसके क्या गेन्स थे? पहला गेन तो ये हुआ बेटा, इसकी वजह से हमें सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन जो है उस वो मिला, मतलब ये कह सकते हैं आवर कंट्री बिकम्स सेल्फ sufficient in food grains प्रोडक्शन। हमारी कंट्री जो है वो अपने ही यहाँ पे अच्छी प्रकार से या पूरे तरीके से मतलब फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल हुई। सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है उसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखा गया। एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री। एक बेटा, इसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो फार्मर्स थी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई। इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स। आर्थिक जो कंडीशन है किसानों की वो बढ़िया हुई इसकी वजह से। एक बेटा हमें बफर स्टॉक मिला, कब के लिए? जब फूड ग्रेन की शॉर्टेज हुई। इन फ्यूचर वी स्टोर वी स्टोर wheat and rice when shortage of food production। फ्यूचर के लिए हम स्टोर कर पाए किसको? फूड ग्रेन्स को। अब इसके बाद हम कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या थे बेटा, मतलब अनचाहे, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो बेटा, ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे या ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे थे तो इससे हमारी यील्ड जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। मतलब ज्यादा जो फर्टिलाइजर, एक्सेसिव फर्टिलाइजर हैज रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी। एक मिनट बेटा, सोइल फर्टिलिटी, जो ज्यादा फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे थे उससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो रही थी? कम हो रही थी। सेकंड स्टेप था बेटा कि इसकी वजह जो फर्टिलाइजर, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे थे, मतलब फर्टिलाइज जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स pollute our air and water, pollutes एयर एंड वाटर, जिसकी वजह से पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं रहा। तीसरी एक और भी चीज हुई इसकी वजह से, क्या कि जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स थी उनको ज्यादा पानी चाहिए होता था, तो इरिगेशन स्केल की अगर हम बात से करें तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या चला गया? लो चला गया। तो इस किसकी वजह से? लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की लीचिंग की वजह से जो हमारे वाटर सोर्स थे वो क्या होते चले गए? डिप्लेट हो गए। डिप्लेट का मतलब घटते चले गए। ठीक है, अब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर उसको डिस्कस करते हैं, वो है बेटा फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से क्या मिलता है? फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। एनिमल से बेटा हमें एसेंशियल चीजें मिलती हैं जिनमें कॉमन जो है वो हम पढ़ेंगे, जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें प्लांट प्रोटीन से नहीं मिलते वो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो फूड से हमें क्या मिलेगा? मिल्क, एग्स, मीट। मिल्क कौन देता है? मिल्क आपको गोट, शिप, बुफेलोज, कैमल्स ये हमें दूध देते हैं। अंडे हमें कौन देते हैं? डक्स, गीज, हैन, ठीक है, और भी हो सकते हैं।
और मीट की अगर हम बात करें तो मीट हमें फिश, बर्ड्स, गोट्स, पिग्स, शिप, एटीसी, ये हमें क्या देते हैं? मीट। और इनको मतलब इनको जानवरों को खेती के साथ एक बड़े क्षेत्र पर पालना फॉर फूड स्केल, वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। वो मैंने बताया भी था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में। और उनमें एनिमल हस्बेंड्री में हम किन किन जानवरों का यूज करते हैं? काव का, जो खेती के साथ पालते हैं, बुफेलोज का और शिप्स का। ये हम खेती के साथ में और भी हो सकते हैं इसके अलावा जानवर, इनको पालते हैं। एक और चीज बेटा, एपीकल्चर भी इसी से रिलेटेड है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या करना? रियरिंग ऑफ हनी बीज, रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। ऐसे ही एक होता है बेटा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, मछली पालन। कल्चरिंग ऑफ फिश इन पॉन्ड एंड पूल, फिशेस इन पॉन्ड एंड पूल। तालाब में और तालाब के अंदर और पूल के अंदर किसको पालना? मछली को पालना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर या फिश कल्चर भी बोलते हैं। पीसी कल्चर की जगह इसको फिश कल्चर भी कहा जाता है। और लास्ट हमारा होता है बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है बर्ड्स को अंडों के लिए और मीट के लिए पालना, रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स और मीट। ठीक है, क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग। तो अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट है आज अपना।